हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं रीना हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने हिंदी साहित्य सीरीज़ शुरू कर रखी है। तो जो भी स्टूडेंट अपनी सीयूटी की, यूजीसी हिंदी नेट की, टीजीटी पीजीटी हिंदी की या फिर किसी भी स्टेट का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और आपका विषय यदि हिंदी है तो ये सीरीज़ आप सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा प्रेमचंद युग की कहानी। और इससे पहले जो कहानी विधा थी उसको 5 श्रेणियों में बांटा गया था। तो 5 श्रेणियाँ कौन कौन सी थी। प्रथम जो श्रेणी थी वो थी आरंभिक युग की कहानी। आरंभिक युग की कहानी। और जो दूसरी श्रेणी थी वो थी द्विवेदी युग की कहानी। तो ये जो 2 श्रेणियां हैं इनको मैंने विस्तार से पढ़ाया है। इसके जो प्रमुख कवि हैं और उन्होंने कौन कौन सी कहानियाँ लिखी उन सभी को विस्तार पूर्वक मैंने पढ़ा दिया है। तो जिस भी स्टूडेंट ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो वो प्लेलिस्ट में जा कर के इन वीडियो को देख सकते हैं। आज की जो हमारा विषय है वो है तीसरी श्रेणी की कहानी, जिसमें प्रेमचंद युग की कहानी जिसको कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत जो हमारे प्रेमचंद थे उसको मैंने जो है विस्तार से पढ़ाया है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो आज इनसे आगे के जो हमारे कहानीकार हैं उनको हम जानेंगे कि प्रेमचंद युग के अंतर्गत और कौन कौन से कहानीकार हैं। तो अब अगले जो हमारे कहानीकार आते हैं वो आते हैं जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद ने कौन कौन सी कहानियाँ लिखी हैं तो उनको चलो हम जान लेते हैं। जयशंकर प्रसाद के जो कहानी संग्रह वो कौन कौन से हैं। छाया 1911 ईस्वी, प्रतिध्वनि 1926 ईस्वी, आकाशदीप 1928, आंधी 1931 और इंद्रजाल 1936। तो ये इनके कौन से हैं, ये इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। और इनकी अन्य प्रसिद्ध कहानियाँ कौन कौन सी हैं। सुनहरा सांप, चूड़ी वाली नीरा, चक्रवर्ती का स्तंभ, छोटा जादूगर, खंडहर की लिपि, पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, प्रतिमा, बेड़ी और मधुआ। ये जो है इनकी जो प्रसिद्ध अन्य कहानियाँ हमें प्राप्त होती है। तो इनसे संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं तो उनको हम चलो जान लेते हैं कि जयशंकर प्रसाद मूलतः किसके कवि थे। जो जयशंकर प्रसाद है वो छायावाद के प्रमुख कवि हैं। जो छायावाद है हमारा जो हमारा आधुनिक काल था उसको हमने जो है बांटा था। तो इसमें हमारे छायावाद युग आता है। प्रथम आता है भारतेंदु युग, दूसरा द्वितीय युग और जो तीसरा युग आता है उसके अंतर्गत वो आता है हमारा छायावादी युग। तो ये छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। किंतु इन्होंने हिंदी गद्य के क्षेत्र में नाटक और उपन्यास के साथ साथ जो कहानी परंपरा है उसके विकास में भी इन्होंने अपना योगदान दिया है। वे प्रेमचंद की तरह समाजवादी दृष्टि के नहीं हैं। ये कैसे हैं, प्रेमचंद कैसे थे। प्रेमचंद जो है सामाजिक यथार्थवादी दृष्टिकोण के कवि माने जाते हैं, यानी कि उनका जो दृष्टिकोण है वो समाजवादी माना जाता है। किसका, प्रेमचंद का। लेकिन जो जयशंकर प्रसाद है उनका दृष्टिकोण कैसा है, उनका दृष्टिकोण रोमांटिक तथा या फिर हम कहें स्वच्छंदतावादी दृष्टिकोण इनका है। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में जहां गांधीवाद को स्थापित करने का प्रयास किया है वहीं प्रसाद जी ने अपनी कहानियों में छायावाद को कलात्मक जो प्रतिष्ठा है वो प्रदान की है। प्रसाद जी का जो दृष्टिकोण है वो प्रेमचंद से क्या है, बिल्कुल अलग है। जो इनकी जो चेतना है वो राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक यथार्थवादी जो तत्व है उनका निर्माण करते हैं, उनका विकास करते हैं। इसलिए देश प्रेम जैसे विषय इनकी कहानियों के क्या है, प्रमुख केंद्र है। इसके लिए वे अपनी कहानियों में अतीत की पृष्ठभूमि को लेकर के आते हैं। तो ये किसके विषय में हम पढ़ रहे हैं, तो ये जयशंकर प्रसाद के विषय में हम पढ़ रहे हैं। प्रसाद जी का महत्व यह है कि उन्होंने पहली बार समाजवादी यथार्थ पर केंद्रित परंपरा के भीतर मानसिक यथार्थवाद को जो है महत्व प्रदान किया है। उसके महत्व को उभार करके ये लेकर के आए हैं। इन्हीं की परंपरा में आगे चलकर मनोवैज्ञानिक जो कहानियां हैं वो क्या हुई थी, वो विकसित हुई थी। मनोवैज्ञानिक कहानियों के मुख्य कहानीकार अगर हम कहें तो वो है जैनेंद्र, इलाचंद्र जोशी और अज्ञे। ये कैसे हैं, ये मनोवैज्ञानिक कहानीकार माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद की जो प्रथम कहानी है वो कौन सी है, तो जयशंकर प्रसाद की जो प्रथम कहानी है वो ग्राम है।
यह कहानी इंदू पत्रिका में 1911 में क्या हुई थी, प्रकाशित हुई थी। और जयशंकर प्रसाद की जो अंतिम कहानी है वो किसको माना जाता है, सालवती को माना जाता है। और इन्होंने लगभग 70 कहानियाँ जो है वो लिखी हैं। 1912 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा, छाया, वो छाया जो है वो प्रकाशित हुआ था। और छाया हिंदी का भी प्रथम कहानी संग्रह माना जाता है। ये जयशंकर प्रसाद का भी प्रथम कहानी संग्रह और हिंदी साहित्य में सबसे पहले जो कहानी संग्रह वो कौन सा, वो छाया ही माना जाता है। जो जयशंकर प्रसाद की जो अगली कहानी है वो कौन सी है, आकाशदीप। ये कैसी कहानी है, ये कालजयी कहानी मानी जाती है। मधुलिका लोक मंगल की भावना से युक्त है। देश हित और विश्व कल्याण के लिए जो है व्यक्तिक प्रेम को नौछावर करने वाली कहानी ये जो मानी जाती है। देवदासी कहानी में देवदासियों की व्यथा और उनका जो धार्मिक दुष्चक्र है उसका चित्रण जो जयशंकर प्रसाद ने इस कहानी के अंतर्गत किया है। देवव्रत कहानी में बौद्ध धर्म की जो शाखा है कौन सी, वज्रयान, उसकी कुरूपता का जो चित्रण है जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी कहानी में किया है। विराम चिन्ह कहानी के अंतर्गत धार्मिक स्थलों पर छुआछूत के निषेध यानी समस्या का चित्रण जो है इसमें कहानी के अंतर्गत जयशंकर प्रसाद जी ने किया है। संदेश कहानी में जयशंकर प्रसाद ने दाम्पत्य प्रेम का जो आदर्श रूप होता है उसको उभारा है। बंजारा कहानी में पुलिस का अत्याचार चित्रण और पैसों के महत्व को प्रतिपादित किया है और उसके यथार्थ चित्रण जो है इसके अंतर्गत जयशंकर प्रसाद जी ने किया है। मधुआ, आकाशदीप और पुरस्कार, इन तीनों कहानियों में कर्तव्य तथा व्यक्तिक प्रेम के अंतर्द्वंद में कर्तव्य को आगे प्रेम के त्याग का आदर्श रूप जो है वो स्थापित किया गया है। गुंडा कहानी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शासित भारत का परिवेश दर्शाया गया है। और जयशंकर प्रसाद की जो कहानी है वो कैसी कहानी मानी जाती है, वो व्यक्ति केंद्रित कहानी मानी जाती है। तो ये जो थे हमारे पॉइंट वो थे जयशंकर प्रसाद से संबंधित। चलिए हम अपने अगले कहानीकार को देख लेते हैं। अगला हमारा कहानीकार है पंडित बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन। तो इन्होंने कौन कौन सी कहानियाँ लिखी हैं, तो चलिए उनके विषय में भी हम जान लेते हैं। इनका जो कहानी संग्रह वो है पुष्पलता 1919 ईस्वी, सुप्रभात 1923 ईस्वी, सुदर्शन सुधा 1926 ईस्वी, परिवर्तन 1926, तीर्थ यात्रा 1929, सुदर्शन सुमन 1934, गल्प मंजरी 1934, पनघट 1939, चार कहानियाँ और नगीना, ये जो है इनके प्रमुख कहानी संग्रह हमें प्राप्त होते हैं। तो इनकी प्रसिद्ध कहानियाँ कौन कौन सी है, हार की जीत 1922, कवि की स्त्री, दो मित्र और प्रेम तरु, तो ये इनके अन्य कहानियाँ जो हैं हमें प्राप्त होती हैं। तो इनसे संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि हार की जीत जो ये कहानी है बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन जी की सबसे प्रसिद्ध कहानी ये मानी जाती है। यह कहानी 1920 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में क्या हुई थी, प्रकाशित हुई थी। अगले जो हमारे कहानीकार हैं वो कौन से, पांडे बेचन शर्मा उग्र। तो चलिए इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको हम जान लेते हैं। इनकी जो प्रमुख कहानियां हैं वो कौन कौन सी है, चिंगारियां 1923, शैतान मंडली 1924, इंद्रधनुष 1927, बलात्कार 1927, चॉकलेट 1928, दोखज की आग 1929, निर्लज्जा 1929, क्रांतिकारी कहानियाँ 1939, रेशमी 1942, पंजाब की महारानी 1943, जब सारा आलम सोता है 1951। तो ये जो है जितनी भी कहानियाँ किसकी हैं, ये पांडे बेचन शर्मा उग्र की प्रमुख कहानियाँ मानी जाती है। तो इनसे संबंधित कौन कौन सी महत्वपूर्ण तथ्य है तो उनको हम जान लेते हैं। उग्र जी की कहानियों में प्रकृति का जो चित्रण है वो हमें सबसे ज़्यादा दिखाई देता है, जिसके कारण इनको प्रकृतिवादी जो कहानीकार है वो कहा जाता है। और इन्होंने जो अपनी शुरुआती जो कहानियाँ हैं वो किस नाम से लिखी थी, अष्टावक्र उपनाम से इन्होंने वो कहानियाँ लिखी हैं। चिंगारियाँ कहानी संग्रह में इनकी 12 कहानियाँ क्या है, संकलित है। इनकी राष्ट्रवादी चेतना के कारण 1928 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने इस संग्रह को क्या कर लिया था, जब्त
कर लिया था। विशाल भारत पत्रिका के संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी ने उग्र जी की रचनाओं को क्या कहा है, घासलेटी साहित्य कह करके पुकारा है। वो इसलिए पुकारा है क्योंकि जो हमारे ये कहानीकार है पांडे बेचन शर्मा उग्र, इनकी जो कहानियां हैं उसको पढ़ने पर उनको तुरंत पढ़ते ही उसका जो प्रभाव है वो पाठकों के मन पर तुरंत अपना प्रभाव डालती हैं। इसलिए बनारसी दास चतुर्वेदी ने इनकी कहानियों को घासलेटी साहित्य कह करके पुकारा है। नंद दुलारे वाजपेयी ने पांडे बेचन शर्मा उग्र के हिंदी के उग्र को क्या कहा है, हिंदी का प्रथम राजनीतिक कहानीकार कह करके पुकारा है। इस मान्यता का आधार उनकी जो कहानी है वो कौन सी है, उसकी माँ जो ये कहानी है, इस कहानी के आधार पर ही इनको हिंदी के प्रथम राजनीतिज्ञ कहानीकार माना गया है। उग्र ने समाज के हाशिए पर धकेले दिए गए खासकर गरीब पात्र के माध्यम से जो समाज में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसकी पोल खोलकर रख दी है। रामचंद्र तिवारी के अनुसार उग्र विशुद्ध समाजद्रोही थे। कला की उन्होंने कभी चिंता नहीं की, इस कारण इनकी कहानियाँ कलात्मक दृष्टि से शिखर तक नहीं पहुँच पाई थी। तो ये किसने कहा है, ये रामचंद्र तिवारी जी ने इनकी कहानियों से संबंधित ये कथन कहा है। अगले जो हमारे कहानीकार आएंगे तो वो हैं कौन से, आचार्य चतुरसेन शास्त्री। तो इनकी कौन कौन सी महत्वपूर्ण कहानियां हैं और उन कहानियों से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है उनको भी हम जान लेते हैं। इनकी जो प्रसिद्ध कहानियां हैं वो कौन कौन सी है, रजकण, दुखवा मैं कोसो कहूँ मोर सजनी, सोया हुआ शहर, धरती और आसमान, कहानी खत्म हो गई, स्त्रियों का ओज, सिंहगढ़ विजय और बाहर भीतर। तो ये इनकी जो है प्रमुख कहानियाँ प्राप्त होती है। और इनकी चर्चित कहानियाँ कौन कौन सी है, गृह लक्ष्मी, प्रबुद्ध, भिक्षुराज, बावरचित और हल्दी घाटी में बाणबधू। तो ये जो है इनकी चर्चित कहानियाँ हमें जो प्राप्त होती है। इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं तो उनको भी हम देख लेते हैं कि वर्तमान शोधकर्ताओं के अनुसार गृह लक्ष्मी इनकी प्रथम मौलिक कहानी मानी जाती है। चतुरसेन शास्त्री ने विविध गुणों के ऐतिहासिक प्रसंगों पर आधारित अनेक मार्मिक कहानियाँ क्या करी हैं, लिखी हैं, जिसमें दुखवा मैं कासो कहूँ मोर सजनी ये जो है सबसे अधिक इनकी प्रसिद्ध कहानी है, जिस पर बंगला कथाकार हरिसाधन मुखोपाध्याय की कहानी सेलिस्मा बेगम का जो है हिंदी रूपांतरण किया गया है। आगे देखते हैं प्रेमचंद्रोत्तर युग की कहानी, जो हमारी ये कैसी है, चौथी श्रेणी की कहानियाँ हैं जो हमारे प्रेमचंद युग के बाद की ये कहानियाँ मानी जाती हैं। प्रेमचंद युग में मोटे तौर पर कहानियाँ दो धाराएं में दिखाई देती थी, यानी कि उस समय पर प्रेमचंद युग में दो तरह की हमें कहानियाँ दिखाई देती थी। एक तो सामाजिक यथार्थवादी और दूसरी थी व्यक्तिवादी। तो प्रेमचंद्रोत्तर युग में ये दोनों कहानियाँ कभी स्वतंत्र और कभी आसपास में मिलती हुई हमें दिखाई देती है। कभी तो ये एक साथ चलती हुई दिखाई देती है तो कभी ये अलग अलग दिखाई देती है। प्रेमचंद्रोत्तर युग दो विचारधाराओं के प्रभाव का युग है, मार्क्सवाद और मनोविश्लेषणवाद। मार्क्सवाद से प्रभावित धारा को प्रगतिवादी या फिर कहें हम समाजवादी कहानी कहते हैं, जबकि फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित धारा को मनोवैज्ञानिक या मनोविश्लेषणवादी कहानियाँ कहा जाता है। पर प्रगतिवादी कहानी के जो प्रतिनिधि हैं वो कौन है, तो वो यशपाल है। और इसके अलावा और अन्य कहानीकार कौन से हैं जो प्रगतिवादी कहानी से संबंधित हैं, तो वो है रांगी राघव, राहुल शाकिर्तन और नागार्जुन। तो ये कैसे कवि माने जाएंगे, ये प्रगतिवादी कहानी के प्रतिनिधि कहानीकार माने जाएंगे। अब हम आगे देख लेते हैं कि मनोविश्लेषण कहानी में मुख्यतः 3 कहानीकार शामिल है। वो कौन कौन से हैं, इलाचंद्र जोशी है, अज्ञे है तो और जैनेंद्र कुमार है। तो ये जो है हमारे कैसे हैं, ये मनोविश्लेषणवादी कहानीकार माने जाते हैं। मनोवैज्ञानिक कहानियों में कथा वस्तु बाहरी जीवन अर्थात सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक जीवन की ना होकर के व्यक्ति के आंतरिक जीवन से संबंधित ये कहानियाँ होती हैं। इन कहानियों में घटना का महत्व जो है वो कम होता है। चरित्रों के अंतर्द्वंद,
चिंतन मनन, आत्मविश्लेषण आदि, इन सब का जो है प्रभाव ज़्यादा दिखाई देता है, महत्व ज़्यादा दिखाई देता है। कहने का तात्पर्य ये है कि मनोविश्लेषणवादी जो कहानियाँ हैं वो मनुष्य के बाहरी जीवन से संबंधित ना हो करके उसके अंतर मन से, उसके आंतरिक जीवन से वो ये संबंधित होती है। इनकी भाषा क्या होती है, सीधी सपाट ना होकर के प्रतीकात्मक हो जाती है। लेखक की कोशिश यही रहती है कि चरित्र के चेतन और अवचेतन की फाक पाठक तक क्या करे, पहुंच जाए, और इस प्रक्रिया में पाठक को भी अपने व्यक्तित्व की जो भीतरी तह है उसको समझने की के लिए अंतर्दृष्टि वो प्रदान कर सके। भगवती चरण वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी, राहुल साकेत्यान, उपेंद्र नाथ हसक, विष्णु प्रभाकर, अमृतलाल नागर, रांगे राघव, अमृत राय, चंद्र किरण सोरक्षा इस युग की दो मुख्य धाराओं के साथ साथ चलने वाले क्या ये कहानीकार हैं। इसमें राहुल साकेत्यान, अमृतलाल नागर, रांगे राघव और अमृत राय, इन सब पर क्या है, मार्क्सवाद का जो प्रभाव है वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अब हम हैं जो राहुल साकेत्यान हैं, जो हमारी कहानीकार, इनके विषय में हम जान लेते हैं। इनकी प्रसिद्ध जो कहानियाँ वो कौन कौन सी हैं। सतमी के बच्चे 1935 और वोल्वो से गंगा 1944 ईस्वी। तो ये इनकी दो प्रमुख कहानी हमें प्राप्त होती है। सतमी के बच्चे में राहुल जी ने एक ऐसी महिला की देन, जो आर्थिक स्थिति है दैन्य जो आर्थिक स्थिति है उसका चित्रण किया है, जो अपने बच्चों के लिए भरपेट भोजन और दवा का क्या है प्रतिबंध नहीं कर पाती है, यानी कि उनको उपलब्ध नहीं करा पाती है, और उसके कारण उनके जो 4 बच्चे वो असमय ही मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। तो ये इस कहानी के अंतर्गत राहुल साकेत्यान ने दर्शाया है। अगले जो हमारे कहानीकार हैं वो है इलाचंद्र जोशी। इनकी प्रमुख कहानियाँ हैं धूप रेखा 1938, दिवाली और होली 1942, रोमांटिक छाया 1943, आहुति 1945 ईस्वी, खंडहर की आत्माएं 1948, डायरी के नीरस पृष्ठ 1951, कटीले फूल लचीले कांटे 1957। तो ये इलाचंद्र जोशी की प्रमुख कहानियाँ प्राप्त होती हैं। अब इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं तो उनको भी हम जान लेते हैं कि इलाचंद्र जोशी हिंदी के मनोवैज्ञानिक कहानियों के क्या माने जाते हैं, प्रवर्तक ये माने जाते हैं। इन्होंने जीवन के उपेक्षित, कुंठित, मनोग्रंथि पीड़ित और परिस्थितियों के चुंगल में फंसे विवश और असहाय पात्रों को लेकर उनके चरित्रों का क्या किया है, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। इलाचंद्र जोशी व्यक्ति के मानसिक उन्नयन पर क्या करते हैं, बल देते हैं। अगले जो हमारे कहानीकार आएंगे वो आएंगे यशपाल। अगले जो हमारे कहानीकार आएंगे वो कौन है, यशपाल है। इनकी कौन कौन सी प्रमुख कहानियाँ हैं तो उनको हम देख लेते हैं। पिंजरे की उड़ान 1939 ईस्वी, ज्ञानदान 1943 ईस्वी, अभिशप्त 1943, तरक का तूफान 1944, भस्मावृत्ति चिंगारी 1949, वह दुनिया 1948, फूलों का कुर्ता 1949, युद्ध धर्म 1950, उत्तराधिकारी 1951, चित्र का शीर्षक 1951, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ 1944, उत्तमी की माँ 1955, सच बोलने की भूल 1962, खच्चर और आदमी 1965 और भूख के 3 दिन 1968। तो ये जो है यशपाल जी की हमें प्रमुख कहानियाँ जो है वो उपलब्ध होती है, वो प्राप्त होती है। तो इनसे संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं तो उनको हम जान लेते हैं। जो यशपाल जी हैं वो प्रगतिवादी कहानीकार माने जाते हैं, यानी कि जो प्रगतिवादी कहानी है उनके ये प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। इन्होंने लगभग कितनी कहानियाँ लिखी हैं, इन्होंने लगभग 200 कहानियाँ लिखी हैं। पिंजरे की उड़ान जो ये कहानी है वो कारावास में रचित कहानियों का क्या है, एक संकलन है। राजेंद्र यादव के अनुसार यशपाल ने मार्क्सवादी दृष्टिकोण से एक के बाद एक सशक्त कहानियाँ लिखी थी। इन्होंने समाज के परंपरागत मूल्यों और रूढ़ियों के विरुद्ध व्यंग और मुक्ति के हथियारों से क्या करे हैं, तीखे प्रहार जो है वो किए हैं। मुस्लिम पात्रों पर केंद्रित सर्वाधिक रचनाएं लिखने वाले कौन कहानीकार हैं,
चंद, अमृतलाल नागर और यशपाल। ये जो है कैसे कहानीकार हैं? प्रेमचंद, अमृतलाल नागर और यशपाल। ये जो है मुस्लिम पात्रों पर केंद्रित करके, मुस्लिम पात्रों को केंद्रित करके सर्वाधिक कहानियाँ लिखने वाले कहानीकार माने जाते हैं। अगले जो हमारे कहानीकार आएंगे वो कौन है? तो वो है जैनेंद्र कुमार। तो चलिए इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है उन सभी को हम जान लेते हैं। इनके कहानी संग्रह हैं खेल 1928, खेल 1928, वातेन 1930, नीलम देश की कन्या 1933, एक रात 1934, दो चिड़िया 1935, पाजेब 1942, ध्रुव यात्रा 1944, जय संधि 1949। तो ये इनके प्रमुख कहानी संग्रह हमें प्राप्त होते हैं। इनकी प्रसिद्ध कहानियाँ कौन कौन सी हैं? तो जानवी, हत्या, अपना अपना भाग्य, अजनबी, ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, मास्टर साहब, एक कैदी और एक गो। तो ये इनकी हमें अन्य कहानियाँ जो है वो प्राप्त होती है। तो इनसे संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं तो उनको हम जान लेते हैं। जो जैनेंद्र कुमार थे उनका असली नाम क्या था? तो उनका असली नाम आनंदी लाल था। व्यक्ति को महत्व देने वाले जैनेंद्र पर फ्राइड के साथ साथ गांधी और भारतीय दर्शन का जो प्रभाव है वो हमें साफ साफ दिखाई देता है। उन्होंने अपनी कहानियों में मानव मन की जो सूक्ष्म परतें हैं उनको क्या करा है? उद्घाटित करने का, यानी कि उनको दर्शाने का प्रयास इसके अंतर्गत किया है। उन्होंने पहली बार अपनी कहानी में कथा वस्तु को अंतर्मुखी और विश्लेषणात्मक बनाया है। शिल्प के स्तर पर कहानी, घटनाओं को और चरित्रों की जो संख्या उसको कम करते हुए विश्लेषण और प्रतीकात्मक जो भाषा है उसको इन्होंने क्या किया है? सबसे ज़्यादा महत्व इन्होंने प्रदान किया है। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण जो लाल हैं उनके अनुसार जो जैनेंद्र मानव जीवन दर्शन के सबसे बड़े कहानीकार माने जाते हैं। तो जी मानव जीवन दर्शन के सबसे बड़े कहानीकार किन्होंने माना है? तो डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल ने जैनेंद्र कुमार को माना है। अब आगे हम और देख लेते हैं कि जो मधुरेश हैं उनके अनुसार जैनेंद्र ने प्रेमचंद से भिन्न, यानी कि अलग, प्रेमचंद से अलग स्त्री पुरुष का संबंध का जो क्षेत्र अपने लिए चुना उसके कारण वे शुरू से ही एक विवादास्पद लेखक माने जाते हैं। जैनेंद्र ने प्रेम में उत्कर्ष की भावना को किस कदर कम करके प्रसाद और गुलेरी से अलग कहानी को सामान्य जीवन के निकट लाने की कोशिश की है। तो ये किसने माना है? ये मधुरेश ने जैनेंद्र कुमार से संबंधित जो कथन है उसको दिया है। यानी कि उन कहने का तात्पर्य है कि मधुरेश से संबंधित जो कथन है वो किसके लिए है? वो जैनेंद्र कुमार के लिए है। जैनेंद्र ने फोटोग्राफी को अपनी पहली कहानी माना है। किसको? फोटोग्राफी जो है उसको पहली कहानी किसने माना? जैनेंद्र ने माना। जबकि इनकी पहली कहानी कौन सी है? इनकी पहली कहानी खेल है, जो विशाल भारत में 1928 ईस्वी में क्या हुई थी? प्रकाशित हुई थी। स्पर्धा कहानी में इटली के विदेशी परिवेश और विदेशी पात्रों के बावजूद क्रांति और अहिंसा की बहस को केंद्र में रख करके जैनेंद्र कुमार ने इस कहानी को लिखा है। अपना अपना भाग्य कहानी में 10 वर्षीय गरीब और अनाथ पहाड़ी बालक के माध्यम से सामाजिक विषमता, झूठी दया, सहानुभूति और थोथी मानवता की पोल खोलकर जैनेंद्र कुमार ने रखी है। जबकि फांसी कहानी में पुलिस अधिकारी की बेटी जुलेखा और क्रांतिकारी शमशेर की प्रेम कहानी को जैनेंद्र कुमार ने दर्शाया है। जानवी कहानी किसी भी विचारधारा से परे है, हर किसी विचारधारा से परे है। दो चिड़िया, बाहुबली, लाल सरोवर, नीलम देश की कन्या और सतत इनकी क्या है? प्रतीकात्मक कहानियाँ मानी जाती हैं। दो चिड़िया कहानी मन की अनसुलझी गुत्थियों का विश्लेषण करती हुई दर्शाती है। यानी कि कहने का तात्पर्य कि दो चिड़िया जो कहानी है उसमें मानव की अनसुलझी गुत्थियों का विश्लेषण प्रकट करती हुई ये कहानी मानी जाती है। अगले जो हमारे कहानीकार हैं वो कौन है? तो वो हैं अज्ञे। तो इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को भी हम जान लेते हैं। इनकी कहानी संग्रह विपथगा 1937, परंपरा 1940, कोठरी की बात 1945, शरणार्थी 1948, जयदोल 1951, अमरवल्ली 1954, यह तेरे प्रतिरूप 1954। तो ये जो है कहानी संग्रह किसके? अज्ञे जी के। इनकी प्रसिद्ध कहानियाँ और कौन कौन सी हैं? कड़िया, सिगलेनर, रेल की सीटी, हर सिंगार और
खितीन बाबू, तो ये इनकी अन्य हमें प्रसिद्ध कहानियाँ प्राप्त होती है। इन कहानियों से अज्ञे जी से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं तो उनको हम जान लेते हैं कि अज्ञे जी की जो कहानियाँ हैं वो सूक्ष्म, विश्लेषणात्मक और वैचारिक परिपक्वता की कहानी ये मानी जाती हैं। अज्ञे की कहानियाँ मुख्यतः दो विचारधाराओं पर जो हमें प्रभावित होती हुई नजर आती हैं। एक तो फ्राइड के मनोविश्लेषणवाद से और दूसरा सार्त्र के अस्तित्ववाद से। इन दोनों विचारधाराओं से प्रभावित होने के कारण इनकी कहानियों में व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसके मानसिक पक्षों को केंद्रीय महत्व प्रदान किया गया है। ज़्यादातर कहानियों का जो मूल सवर है वो क्या है? व्यक्ति के अंतर्मन की खोज, शहरीकरण, मध्य वर्ग के विस्तार आदि के कारण किस प्रकार व्यक्ति यांत्रिक जीवन का शिकार हो जाता है, ये सब इन कहानियों में दर्शाया गया है। किस प्रकार ऊब और घुटन जैसे तत्व उसके जीवन में शामिल हो जाते हैं, ये तत्व इनकी कहानियों में हमें प्रबल रूप से दिखाई देते हैं। अज्ञे की कहानियों में पर्याप्त वैविध्य भी हमें दिखाई देता है, जैसे कि जयदोल और पठार का धीरज जैसी कहानियों में फ्राइड से प्रभावित रोमांस और यौन चेतना के चित्र भी हमें दिखाई देते हैं। मेजर चौधरी की वापसी जैसे कहानियों में व्यक्ति के अंतर्मन का सूक्ष्म चित्रण जो है अज्ञे जी ने किया है। परंपरा जो कहानी संग्रह है, इसमें कहानियों के मध्यम वर्ग के जो सामाजिक पक्ष है उसका चित्रण जो है हमें अधिक देखने को मिलता है। पुलिस की सीटी जैसी कहानियों में क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों को विषय बनाया गया। जो क्रांतिकारी राष्ट्रवादी जो विषय हैं उनको जो है पुलिस की सीटी जैसी कहानियों में जो है केंद्रीय विषय बना करके प्रस्तुत किया गया है। अपनी रोमानी रुझान के कारण अज्ञे का मन सबसे अधिक स्त्री और प्रेम संबंधों के अंकन में रमता है। इस दृष्टि से अमरवल्ली और हरसिंगार जैसी कहानियाँ जो है इनकी उल्लेखनीय कहानियाँ मानी जाती है। अगले जो हमारी कहानीकार है वो कौन है? तो वो है भगवती चरण वर्मा। तो इनकी प्रसिद्ध कहानियाँ कौन कौन सी हैं? दो बाकी 1936, इंस्टॉलमेंट 1936, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी और मोर्चा बंदी। तो ये इनकी जो है हमें प्रसिद्ध कहानियाँ प्राप्त होती हैं। भगवती चरण वर्मा ने भी मध्यम वर्गीय समाज की जो जीवन से संबंधित जो समस्याएं हैं उनको अधिक चित्रित किया है अपनी कहानियों के अंतर्गत। अगले जो हमारे कहानीकार हैं तो वो कौन से हैं? वो हैं उपेंद्र नाथ असक। तो इनकी कहानियाँ कौन कौन सी हैं? पिंजरा 1944, अंकुर 1945, निशानियाँ 1947, दो धारा 1949, छींटे 1949, काले साहब 1950, जुदाई की शाम का गीत 1950, बैंगन का पौधा 1954, कहानी लेखिका और झेलम के 7 पुल 1957, पलंग 1961, आकाशचारी 1966, उबाल और अन्य कहानियाँ 1968। तो ये इनकी प्रमुख कहानियाँ जो है हमें प्राप्त होती है। तो इनसे संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं तो उनको भी हम जान लेते हैं कि उपेंद्र नाथ असक शुरू में उर्दू में कहानी लिखा करते थे। किस भाषा में? उर्दू कहानी में लिखा करते। बाद में इन्होंने क्या करा? हिंदी में लिखना शुरू किया था। उपेंद्र नाथ असक, मैंने शुरू के जीवन में प्रेमचंद को पढ़ा, इनसे प्रभाव जो है वो ग्रहण किया। प्रसाद को मैंने तब पढ़ा जब प्रेमचंद का प्रभाव कहीं गहरे बैठ गया था। तो ये किसका कथन है? ये उपेंद्र नाथ असक का कथन है। इन्होंने प्राय सामाजिक कुरूपता और कुरीतियों पर क्या किया है? व्यंग्यात्मक प्रहार किए हैं। साथ ही प्लंग, बेबसी, झाग तथा ठहराव जैसी व्यक्तिगत कुंठाओं की कहानियां भी इन्होंने लिखी है। रामचंद्र तिवारी के अनुसार के अनेक प्रश्नों को व्यक्त करते हुए भी प्रगतिशील जीवन धारा का इन्होंने क्या करा है? समर्थन किया है। ये किसने कहा है? ये रामचंद्र तिवारी जी ने जो है उपेंद्र नाथ असक के विषय में कहा है। अब हमारे जो अगले कहानीकार आएंगे वो कौन है? तो वो है रांगे राघव। तो चलिए इनसे भी संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनकी जो कौन कौन सी कहानियाँ हैं उनको हम जान लेते हैं। साम्राज्य का वैभव 1947, समुद्र का फैन 1947, देवदासी 1947, जीवन के दाने 1949, अधूरी मूर्ति 1949,
अंगार ना बुझे 1951, शान पैदा हुआ 1951। इनकी हमें प्रमुख कहानियाँ प्राप्त होती है। इनसे संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य है, तो चलिए उनको जान लेते हैं। रांगे राघव है, उनकी कहानियों में दो पक्ष प्राप्त होते हैं। कौन कौन से? यथार्थवादी सामाजिक विचारधारा और स्त्री पुरुष का संबंध नए दृष्टिकोण से विश्लेषण। तो ये जो है हमें इनके पक्ष जो है इनकी कहानियों में दिखाई देते हैं। बंगाल का अकाल, देश विभाजन, सांप्रदायिक विद्वेष, मजदूरों की देशव्यापी हड़तालें, गोलीकांड, बेरोजगारी और भूखमरी, इन सारी चीज़ों को मिलाकर ही इनकी कहानियों का संसार बना है। यानी कि इन सभी को इन्होंने अपनी कहानियों का विषय बनाया है। इनकी ज़्यादातर कहानियों में समाज के हाशिए पर स्थित कमज़ोर और उपेक्षित लोगों का ही इन्होंने क्या किया है? चित्रण किया है, आख्यान किया है, उनके बारे में बताया है। शिवदान सिंह चौहान के अनुसार गदल चंद्रधर शर्मा द्वारा रचित लिखित कहानी उसने कहा था के स्तर की कहानी है। यह राजस्थानी परिवेश की प्रेम कहानी मानी जाती है। तो ये किसने कहा है? शिवदान सिंह चौहान ने कहा है कि जो रांगे राघव की गदल कहानी है वो किससे प्रभावित है? वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो कहानी है, कौन सी? उसने कहा था, उससे प्रभावित एक कहानी है। उस तरह की ये कहानी मानी जाती है जो राजस्थानी परिवेश की एक प्रेम कहानी है। तो आज के लिए इतना ही। आज आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर लिख करके बताइएगा। और साथ ही साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी स्टूडेंट अपनी CUT की, UGC हिंदी नेट की, TGT PGT हिंदी की या फिर किसी भी स्टेट का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और उनका विषय यदि हिंदी है तो ये इन वीडियो के जरिए वो अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। साथ ही जिस भी स्टूडेंट ने मेरा टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां जाकर के उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट मेरे इस चैनल पे नए आए हैं तो वो हमारे ज्ञान गंगा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा करके ऑल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँचे। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।